अभी मैं ये देख रहा था वो जो उनके फॉरेन ऑफिस स्पोर्ट्समैन है तालिबान के सब्दकुल्ला मुजाहिद, उनका ये कहना है कि हम जो है वो इस्लामी नज़रिए से हम चलेंगे और ये हमारा इंटरनल मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। अमेरिका के इंटरनल मैटर में दुनिया का कोई आदमी बात नहीं कर सकता, लेकिन बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में और अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में सारा दुनिया जो है लगा हुआ है। ये मुझे दो मापदंड जो है, इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान का मैटर नहीं है, अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है। पाकालों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है अमेरिका में, दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है। फलस्तीनियों के ऊपर जो है इसराइली ज्यादती कर रहे हैं, दुनिया जान रही है। इसराइल कहता है कि मेरा इंटरनल मैटर है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंटरनल मैटर होता क्या है। हम कमजोर हैं, आपका हमारा इंटरनल मैटर में आप जब भी ऐसा चेक कर लें, आप मजबूत हैं तो हम अपने इंटरनल मैटर में बात नहीं कर सकते। अब एक वेस्टर्न सोसाइटी में जो औरतों का रोल होता है, जो उनका वो होता है, वो अफगानिस्तान में आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वहाँ सोसाइटी का माशरा वो नहीं है जो एक वेस्टर्न सोसाइटी में है। आप एक मिनट में वो मापदंड जो है अफगानिस्तान में कैसे लाएं? इसके लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एजुकेशन आएगा, उसके साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तब ये आ जाएगा। अब आप किसी को थोपना चाहते हैं, किसी को बंदूक के नोक पर ये कहना चाहते हैं कि आप उनके बुर्के उतार दीजिए, आप उनको जो है मतलब ये कर दीजिए, तो ये तो उनका कहना है कि मेरा इंटरनल मैटर है, इस मैटर में जैसे हम करेंगे वो करेंगे, किसी का हस्तक्षेप की हमको जरूरत नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे के लिए प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साउथ एशिया पर उनकी खास पकड़ है, खास नजर है। उनके अपने जाती ताल्लुकात इन मुल्कों में हैं, पत्रकारों के साथ और दूसरे अहम लोगों के साथ पूरे हफ्ते इस प्रोग्राम के लिए तैयारी करते हैं और हमारे लिए वक्त निकालते हैं। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब आजकल अपने वतन माने गांव शेखपुरा बिहार में हैं और वो वहां से रहते हुए भी अपना वक्त हमें निकालते हैं और अपने वो खेती के सिलसिले में अपने जाती मसरूफियात की वजह से कभी कभी वक्त निकाल करके बाकायदा जाते हैं बिहार अपने वतन में। चेन्नई में वो रेगुलर रहते हैं और बहुत ही पैनी नजर रखते हैं साउथ एशिया के मुल्कों पर। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में 2 साल मुकम्मल हो गए, अभी तक किसी मुल्क ने उनकी सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। लेकिन चीन और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो तालिबान की सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी मांग कर रहे हैं कि इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए और औरतों को, लड़कियों को पढ़ने का, काम करने का माहौल होना चाहिए, उन्हें इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अभी इन चीजों पर इख्तलाफात बाकी हैं। ये देखेंगे कि आखिर तालिबान ने अब पिछले दो साल में अफगानिस्तान को वो कहां ले गए, क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले केयर टेकर इंटरिम सरकार बनाई गई है, उसमें एक नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, अनवारुल हक काकड़। वो क्या कुछ हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है और इस बीच में क्या इमरान खान के सियासी फ्यूचर का क्या कुछ हो सकता है, कैसे हालात हैं। अभी कुछ महीने पहले तक इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर जाने जाते थे, अभी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। उधर चीन के जहाज श्रीलंका आ रहे हैं, भारत के बिल्कुल इमीडिएट पड़ोस में, और क्या कुछ है चीन का श्रीलंका में प्लान, आखिर क्या भारत की जासूसी की जा रही है, क्या कुछ है, इस पर हम बात करेंगे। और एक चीन का एक खास नजरिया है, आइडियोलॉजी है कन्फ्यूशनिज्म, उस पर बात करेंगे। उस पर कहीं भारत और चीन के बीच में कोई टकराव जैसी हालत है, उस पर हम आज बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए शुक्रिया।
आप बताइए कि तालिबान की सरकार को 2 साल हो गए, अभी अफगानिस्तान कहां खड़ा है? क्या कुछ है जिसको समझना जरूरी है? जी काजमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। और आज हम अपनी चर्चा का विषय अफगानिस्तान चलते हैं, काबुल चलते हैं और कंधार भी चलते हैं। वहां से शुरू करेंगे कि 2 साल तालिबान के हो गए। 15 अगस्त 2021 में जो है तालिबान की सरकार आ गई थी और अभी 15 अगस्त कल ही गया है, तो ये मिला के 2 साल हो गए तालिबान। अब ये तालिबान को ये समझना पड़ेगा कि इन 2 सालों में तालिबान ने क्या किया और क्या ये जो 2 साल पहले मतलब अफगानिस्तान की हालत थी, क्या वही हालत आज भी है? तो इसका जवाब यही है कि 2 साल में तालिबान ने अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ले आए। अब कहीं धमाके नहीं हो रहे हैं, कहीं खूनरेजी नहीं हो रही है, कहीं गोली नहीं और टैंक नहीं चल रहा, कहीं ड्रोन नहीं चल रहा है, और कहीं मतलब वो जो एक मिलिट्री और जंगी जो सामान थे, माहौल था, वो अफगानिस्तान से अब खत्म हो गया। मतलब ये कोई एक 20 साल के वक्फे के बाद एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट उनका ये है। दूसरा, इसी के साथ साथ दूसरा जो अचीवमेंट इनका ये है कि पूरे अफगानिस्तान के बॉर्डर को उन्होंने महफूज कर दिया है। अब कोई भी बाहर से बाहरी ताकत, बाहरी हमला, अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है इसके मतलब 2 साल में कि अब अफगानिस्तान में कोई भी बाहरी मुल्क आकर के यहाँ अपना अड्डा नहीं जमा जा सकता है, हमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीजें तो उनकी अचीवमेंट है। उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर भी जो है उन्होंने किसी तरह से कायम कर लिया है। चोरी की संख्या, रेप की संख्या और इस तरह के जो क्राइम होते हैं डे टू डे हमारे माशरे में, इंडिया के माशरे में, उसकी भी बहुत हद तक कमी हो गई है कि जो चाहता है लॉलेसनेस चाह रहा है। और जो आप समझ जानते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो छूटे हुए जो है वो यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की जो है उन्होंने उनकी अचीवमेंट्स है ये। और ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है कि इसी यहीं से तो फिर मतलब तिनका तिनका मतलब जोड़ करके जो है वो राय का पहाड़ बनाएंगे। तो ये सब उनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने अब एक स्टेबिलिटी लेके आए। तो ये उन्होंने जो है पॉपी की कल्टीवेशन, जो कि बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था, जो मतलब नारकोटिक्स एंड ड्रग्स का, उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जहां तक उनके टेररिज्म का मामला है तो टेररिज्म भी कंट्रोल कर लिया। तो ये सब चीजें छुटपुट तो होती रहेंगी क्योंकि इतना ज्यादा वो मतलब पका पकाया मतलब वो माहौल था, उसको जो है इन्होंने काफी हद तक डिफ्यूज कर दिया। अब जो मेन जो चैलेंजेस इनके पास हैं तालिबान की तरफ से, वो पहला चैलेंज ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो चाहते हैं कि आप हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारी सरकार को आप रिकॉग्नाइज करें। और इसके लिए वो बरजस्ता बार बार कई बार लगातार ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि बिना आपको हमारे रिकॉग्नाइज किए हुए, हमें वर्ल्ड कम्युनिटी में जगह दिए हुए, आप अफगानिस्तान में पीस नहीं बहाल कर सकते। दूसरा उनका डिमांड है कि वो हमारे जो फंड्स हैं वो जो उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं, वेस्टर्न सोसाइटी ने, अमेरिका ने, इसने उसने उसे रिलीज कर दें ताकि उससे हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकें। तीसरा उनका डिमांड है कि जो उनके जो ओहदेदार हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनको दुनिया में आने जाने की इजाजत दे दी जाए। हमारी एम्बेसी जो है वो पूरे मतलब दुनिया में हर जगह ममालिक में वो खोल दी जाए ताकि हम एक नॉर्मल कंट्री की तरह ये कर सकें। अब ये सारी चीजें जो हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न ममालिक के हाथ में है। और वेस्टर्न ममालिक का मौक़िफ़ ये है कि उनके 3-4 मौक़िफ़ हैं। एक तो जो सबसे सेंट्रल मौक़िफ़ है जिसपे पूरी दुनिया की ग्लोबल यूनिटी है, वो ये है कि लड़कियों के, औरतों के और भी माइनॉरिटीज के और भी जो लोग हैं उनके हकूक़ को बहाल किया जाए, उनके हकूक़ को बहाल किया जाए। और औरतों को जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस और जो सोशल स्पेस होता है, मार्केट और जो जगह होती है जहाँ पे के मर्द भी जाते हैं, औरतें भी जाते हैं, वहाँ पे वो अलाउ। तो अभी मैं देख रहा था कि इस पे काफी प्रेशर है। और दूसरा जो उनका है कि वो मतलब इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, वो सारे जितने माइनॉरिटीज हैं और ये हैं वो सब जो है उन लोगों को वो अकोमोडेट करें अपने गवर्नमेंट में, सबकी जो है मतलब नुमाइंदगी हो। और उसके बाद जो है वेस्टर्न सोसाइटी का ये है कि वो इलेक्शन कराएं और डेमोक्रेसी को बहाल करें और उसके बाद जो है वो अपनी सरकार को चलाएं। तो अभी जो है वो खींचातानी इसी दोनों में हो रही है।
अमेरिका ये कह रहा है कि पहले आप ये कीजिए तब हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहले आप ये काम कीजिए तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तालिबान कह रहा है कि पहले रिकॉग्नाइज कीजिए तब हम देखेंगे। तो ये जो है ये चैलेंजेस हैं, ये चल रहे हैं। और जहां तक अमेरिका और वेस्टर्न सोसाइटी है वो ये भी जानता है कि बिना तालिबान के किसी और ग्रुप से या किसी और फैक्शन से हम अफगानिस्तान को नहीं चला सकते। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट पिछले 20 साल से कर लिया था, अलग अलग फैक्शन, अलग अलग ग्रुप को वो उन्होंने गवर्नेंस दिया था। हामिद करजाई थे, अशरफ गनी थे, और तरह तरह के लोग थे जिनको जिनसे तो वो सब कुछ चला नहीं उनके मामले में, उन्हें मालूम है। अब वेस्टर्न सोसाइटी और उनके जो 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 लोग हैं, वेस्टर्न ममालिक हैं, वो ये चाहते हैं कि हम तालिबान को इंगेज करें, उनसे बातचीत करें, और ये सब जो चीजें उनके डिमांड्स हैं इसको हम मनवाएं। अभी मैं ये देख रहा था, वो जो उनके फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन है तालिबान के, उनका ये कहना है कि ये जो विमेन राइट्स का इशू है, जो उनका नाम है सब्दकुल्ला मुजाहिद, वो वो फॉरेन अफेयर्स देखते हैं अभी तालिबान के गवर्नमेंट में। उनका ये कहना है कि हम जो है वो इस्लामी नजरिए से हम चलेंगे, और ये हमारा इंटरनल मैटर, ये इंटरनल मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। अमेरिका के इंटरनल मैटर में दुनिया का कोई आदमी बात नहीं कर सकता, लेकिन बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में और अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में सारा दुनिया जो है लगा हुआ है। ये मुझे दो मापदंड जो है, इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान का मैटर नहीं है, अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपका मापदंड इंटरनल मैटर का अलग है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो है वो इंटरनल मैटर वो अलग है, उसमें तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन हम आपके इंटरनल मैटर में बात नहीं कर सकते। वहां कालों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है अमेरिका में, दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है। फलस्तीनियों के ऊपर जो है इसराइली ज्यादती कर रहे हैं, दुनिया जान रही है। इसराइल कहता है कि मेरा इंटरनल मैटर है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंटरनल मैटर होता क्या है। हम कमजोर हैं तो आपका हमारा इंटरनल मैटर में आप जब भी हस्तक्षेप कर ले, आप मजबूत हैं तो हम अपने इंटरनल मैटर में बात नहीं कर सकते। तो मैं इस डिस्कशन को यहीं तक छोड़ना चाहता हूं। सैयद अली मुश्तबा साहब, ये बताइए कि ये चीन ने एक बात कही है, उसमें ये कहा है कि अफगानिस्तान में जो 2 साल पहले हुकूमत गिरी वो अमेरिका की नाकामी थी, और अब वहां अफगान लोगों के हाथ में मुल्क है। एक तरह से यह इशारा है कि गैर मुल्कियों के हाथ में नहीं है, खुद अफगानियों के हाथ में है। एक तरह से उन्होंने तालिबान को सपोर्ट का इशारा दिया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर से ये डिमांड है? हालांकि चीन भी इस बात को कहता है कि इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए, विमेन्स राइट मिलने चाहिए। इस चीन के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जी काजमी साहब, पहले इस चर्चे को लाने से पहले मैं एक और बात तालिबान के अचीवमेंट की बात करना चाह रहा था, जो ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है और ज्यादा वो नहीं है। वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि तालिबान की एक और सरकार आई थी 1997-98 से, जो 2001 तक चली थी, और उसके बाद जो है वो 9/11 के बाद जो है अमेरिकन ऑक्यूपेशन हो गया था अफगानिस्तान का। अब उस सरकार को और इस सरकार को देखिए, उस सरकार में जो है इससे ज्यादा ज्यादती हो रही थी। लोगों के हाथ काट दिए जाते थे, लोगों को शूट कर दिया जाता था, लोगों को जो है मतलब ये है कि अगर आप रेप कर लिया किया किसी ने तो उसको सीधा के सीधा शूट कर देते थे। औरतों को संसार कर देते थे, वो जगह पे खड़ी कर करके अगर उन्होंने कुछ इमोरल एक्ट किया है तो उसमें पत्थर मार करके उनको जान मार देते थे। और जो सबसे बड़ा जो उस टाइम घटना हुई थी कि बहमान का जो बुद्धा का बड़ा स्टैचू था उसको इन्होंने टैंक से लगा के उड़ा दिया था। वो कहा कि ये आइडल है, हम तो आइडल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस सरकार से ये सरकार जो है बहुत ज्यादा जो है वो कहने का मतलब है कि डिफरेंट है और बहुत सॉफ्ट है। वो ज्यादा रूढ़िवादी थी, वो ज्यादा कट्टरवादी थी। ये जो है उससे कम कट्टरवादी है और कम रूढ़िवादी है। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार जो है आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलेगी तो फिर सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। अब एक वेस्टर्न सोसाइटी में जो औरतों का रोल होता है, जो उनका वो होता है, वो अफगानिस्तान में आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वहां सोसाइटी का माशरा वो नहीं है जो एक वेस्टर्न सोसाइटी में है।
आप 1 मिनट में वो मापदंड जो है अफगानिस्तान में कैसे लाएंगे? इसके लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एजुकेशन आएगा, उसके साथ साथ सारी चीजें बढ़ेंगी, तब ये आ जाएगा। अब आप किसी को थोपना चाहते हैं, किसी को बंदूक के नोक पर ये कहना चाहते हैं कि आप उनके बुर्के उतार दीजिए, आप उनको जो है मतलब ये कर दीजिए, तो ये तो उनका कहना है कि ये मेरा इंटरनल मैटर है, इस मैटर में जैसे हम करेंगे वो करेंगे, किसी का हस्तक्षेप की हमको जरूरत नहीं। अब आ जाइए जो आपकी खबर है चाइना के, तो चाइना के विदेश मंत्रालय ने ये 2 साल जो इनके पूरे हुए हैं इस पे उन्होंने टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी मैंने पढ़ी है उनकी। उस टिप्पणी में 2 भाग हैं। एक भाग तो उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया कि अफगानिस्तान में जो कुछ अभी तक हुआ है वो अमेरिका का ही लेना देना है, पूरे सोसाइटी को, पूरे कल्चर को, पूरे कंट्री को अमेरिका ने मिसमार कर दिया है अपने नेशनल इंटरेस्ट में और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, जिससे अफगानिस्तान को उन्होंने इतना रिपेयरेबल हालात में पहुंचा दिया है कि अफगानिस्तान को बहुत देर लगेगा उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने में और एक उसमें मतलब उसको फिर से एक माहौल बनाने में, और इसके लिए उसने अमेरिका को ब्लेम किया है। तो ये इसका एक पार्ट था। दूसरा पार्ट उसने ये कहा है कि अब जो है पहली बार अफगानिस्तान में उनके पीपुल्स की गवर्नमेंट आ गई, ना कि कोई पट्टू सरकार आकर के उनको रूल कर रही है, और जो सरकार आ रही है वो जनता की नुमाइंदगी कर रही है। ये उसने सराहना की है तालिबान के गवर्नमेंट। उसके बाद तालिबान के गवर्नमेंट को उसने वही बात कही है जो वेस्टर्न सोसाइटी कहती है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स इंप्रूव करें, वो अपने जो है औरतों के हुकूक को बहाल करें, और उसके बाद जो है वो एक इंक्लूसिव सरकार बनाए जिसमें कि सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, उनके एथनिक माइनॉरिटी का, रिलीजियस ग्रुप का, सबका हो। तो ये बात जो है उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन है उन्होंने कही। अच्छा, अब से पहले चीन की तरफ से बड़े इन्वेस्टमेंट की बातें आ रही थी। चीन की तरफ से वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर, लिथियम पर खास तौर पर उसके माइनिंग की बात भी आ रही थी। तालिबान की तरफ से भी बयान आया था कि हमारा सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्टनर होगा वो चीन होगा। तो क्या उस तरफ कुछ काम आगे बढ़ रहा है या रुका हुआ है, क्या हाल है? जी, वो काम अपने आप ही बढ़ रहा है। देखिए, आप इसको मैंने पहले भी कहा था इस प्रोग्राम में कि अफगानिस्तान को पैसे की जरूरत है, और पैसे से ही तो गवर्नमेंट चलेगी, और अमेरिका उनके पैसे को फ्रीज किया हुआ है। पूरी वेस्टर्न सोसाइटी उनको जो है कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही है, कुछ कर रही है, लेकिन उससे सरकार तो नहीं चल सकती है, जनता तो नहीं खुश हो सकती है। तो अगर अमेरिका और वेस्टर्न सरकार जो है उन्हें पैसे नहीं देगी तो वो क्या करेगी? अब आप कहेंगे, और अमेरिका जो है यहाँ पे ये भी पेंच है कि अगर वो अमेरिका नहीं देगी उन्हें, उनकी जो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उनके फंड्स नहीं रिलीज करेगी, और वो अपनी हरदर्मी पे बनी रहेगी, तो ये चाइना के पास जाएंगे। चाइना उन्हें पैसे देने के लिए तैयार है, और अमेरिका फिर कहेगी कि हमारा तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, हम चाइना को आने नहीं देंगे। तो ये जो है बड़े कम्प्लेक्स माहौल है, ये 1 to 1 का ये गेम नहीं है। ये यानी अमेरिका हर हाल में अपने चंगुल में रखना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि चीन का जो और रूस का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस पूरे इलाके में, बल्कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में, वो किसी तरह से रुक जाए। तो ये अमेरिका की प्रायोरिटी बहरहाल वो रहती है कि वो अपनी मर्जी की सरकारें भी चाहती हैं, वो अपनी मर्जी की सरकारों से अपने लिए सूटेबल फैसले भी कराना चाहते हैं, और रूस और चीन और उनके खिलाफ भी देखना चाहते हैं। ये एक अजीब ख्वाहिश है। बहरहाल इस पे फिर कभी बात करेंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी है। इमरान खान जेल में है, जो सबसे पॉपुलर लीडर कहे जाते हैं। ऐसे में इलेक्शन के क्या मानी है, क्या कुछ लगता है आपको? वहां का इलेक्शन कमीशन, वहां का कानून, वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है? क्या डेमोक्रेसी बाकी रहेगी या कुछ लोगों की पसंद की सरकार बनेगी? क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान का जो मामला है वो मुझे जो लगता है वो किसी हद तक जो है प्रिंसिपल जो तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसके तहत अभी तक तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि वो चल रहा है। अब देखिए, बहुत पीसफुली वहां जो है ट्रांजिशन हो गया। एक जो सरकार आई थी वो भी जोड़ तोड़ की सरकार थी, उसने जो है इमरान खान के इसको जो है
सरकार को जो है उसने आउट शाइन कर लिया और उसको जो है वोट दे करके हटा दिया और नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया। वो सरकार चली और वो पीसफुली वहां से निकल गई और उसने स्टेप डाउन कर लिया। एक केयर टेकर सरकार को उसने कहा। अब केयर टेकर जो सरकार आई है इस पे पूरा फोकस। ये केयर टेकर सरकार जो है ये अनवारुल हक कक्कड़ है। ये अब पाकिस्तान के अब नए प्रधानमंत्री हैं जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए और नई सरकार नहीं आ जाए। और ये जो कक्कड़ साहब का पर्सनल ब्रीफ है ये बलूचिस्तान के रहने वाले, ये एक स्कूल टीचर हुआ करते थे और इनका भी जो ज्यादातर एजुकेशन है वो बलूचिस्तान में ही हुआ। और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक समझ लीजिए कि वो एक पिछड़ा हुआ प्रोविंस है, ज्यादा नेग्लेक्टेड प्रोविंस है। ज्यादातर जो है पंजाबियों का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी सरकार में, या पाकिस्तान सरकार या पंजाबी, ये दोनों एक ही हैं। तो पाकिस्तान को कोई और रूल नहीं कर सकता है, सिर्फ पंजाबी ही कर सकते हैं। ये इस्टेब्लिश फैक्टर है। और सिंधी जो है वो थोड़ा बहुत आकर करके, जो सिंधी वडेरे हैं वहां के बिलावल भुट्टो की तरह के, वो लोग आकर करके सरकार बना लेते हैं। बलोचिस्तान पख्तूनख्वा का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता है आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, ना उनके फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। ये सब ये जो पंजाबी लोग हैं यही लोग सारी हुकूमत को कब्जा किए हुए। तो ये पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक बलोच का से आकर के, बलोचिस्तान से आकर के, वो भी मतलब ज्यादातर उनके लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड में और मतलब येल में और कैलिफोर्निया में और सैन फ्रांसिस्को के लोग पढ़े हुए हैं, वो आकर के यहाँ हुकूमत करते हैं, मिनिस्ट्रियां संभालते हैं। वो आप देख लीजिएगा सारे का बैकग्राउंड। ये जो कक्कर साहब हैं हमारे यहाँ पे, वो दिल्ली वाले कक्कर नहीं है जो साउथ दिल्ली में मिल जाते हैं आपको। ये बलोची कक्कर है, अनवारुल हक कक्कर। तो इनका कहानी ये है कि ये ज्यादातर ये ग्राउंडेड है अपनी मिट्टी से, अपनी जगह से, बट इनकी कुछ थोड़ी सी एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन, वो लंदन में हुई है। और ये जो है इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि ये खुद पॉलिटिशियन है, ये कोई पार्टी भी चला रहे थे अभी तक, और ये खुद एमपी थे जो अभी उन्होंने रिजाइन किया। और ये पॉलिटिकल लेवल पे बलूचिस्तान में इनकी सरगर्म थे। तो इन्होंने सारे पॉलिटिकल जो पोजीशन है उन्होंने उस पर रिजाइन कर दिया है और आकर के ये कार्यभार संभाला है। अब ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, 90 दिन के अंदर ये चले जाएंगे और 90 दिन के अंदर इनको जो है इलेक्शन करवा करके नई गवर्नमेंट बना देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये कि ये इनका जो शहबाज शरीफ है उनकी भी रिकमेंडेशन थी, जो अपोजिशन उनके थे उनकी भी रिकमेंडेशन थी। तो ये तो मतलब ये कि सारे कंसेंसस कैंडिडेट बन के आए हैं। अब इसके ऊपर इमरान खान की पार्टी से जो है वो महमूद शाह कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी कहा है कि ये जो है फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएं आप और जितनी डेमोक्रेटिक रूल बहाल करें। तो अब ये जो कस्दा है वो यही है कि ये मतलब देखिए आगे इलेक्शन तो होना ही होना है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है तो वो जो उनका रूल ऑफ वहां का है कि 90 दिन के अंदर आपको नई सरकार बना देनी तो है। अच्छा, ये जो आपने पंजाब वाली बात बताई और सिंध वाली, तो क्या इमरान खान चूंकि पंजाबी नहीं है इसीलिए उनको साइडलाइन रखने की कोशिश है, क्या है? अगर पंजाबियों के लिस्ट में अगर नाम आए तो नियाजी जो है सबसे बड़े पंजाबी हैं और इमरान खान का पूरा नाम जो है इमरान खान नियाजी है। उनसे बड़ा कोई पंजाबी नहीं हो सकता पाकिस्तान में, ये समझ रहे ना। अब इसमें एक और बात मैं आपको कह दूं कि ये बहुत पॉपुलर बिलीफ है या पॉपुलर मतलब कल्चर है कि पंजाबियों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पंजाबी ही है। वो आपका भाई है, आपका भतीजा है, आपका साला है, आपका कोई और है, वो आपसे। अब ये मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इस हवाले से अलग करके वसीम अकरम का। तो वसीम अकरम ने कहा कि सारी दुनिया ने हमारे खेलने का मतलब लोहा मान लिया है, एक्सेप्ट पाकिस्तानी और एक्सेप्ट पंजाबी। वो अभी भी पाकिस्तान में और पंजाब में हमें मैच फिक्सर कहते हैं। जी 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 ये देखिए, ये उन्होंने एक तरह से शिकायत भी कर दी कि वो तमाम मेहनत और कोशिश के बावजूद हमारी मेहनत को कबूल नहीं किया जाता। क्या लगता है आपको इलेक्शन कैसे रहेंगे? इलेक्शन देखिए, इलेक्शन तो नॉर्मल जैसे होते हैं इलेक्शन वैसे रहेंगे। ये एक बात और मैं अनवारुल हक कक्कर साहब के हवाले से कह दूं कि इनके बारे में जो खबर आ रही है वो ये कि ये आर्मी के बंदे हैं, आर्मी से क्लोज है और जो भी वहां पे फैसले होंगे इलेक्शन के मामले में
तो वो आर्मी के ही के कंट्रोल से होंगे। तो ये बात अभी खुल के आ रही है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हो रहा है उस पे आर्मी का कुछ मतलब हक है या कुछ मतलब दबाव है, यही उनको देख रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका में चीन के जहाज आकर के रुक रहे हैं। भारत को शक है कि चीन जासूसी के लिए यहां पर आ रहा है। क्या कुछ है? आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चीन जिस तरह से भारत के चारों तरफ अपना असर बढ़ा रहा है, वो बहरहाल भारत के लिए मुश्किलात तो खड़ी कर सकता है। आप चीन के श्रीलंका में जो दखल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, अभी ये खबर की तरफ चलिए। अभी 12 अगस्त को ही जो है वो एक जहाज जो है जिसको वॉरशिप भी कहते हैं, वो आके कोलंबो पोर्ट में डॉक हुआ और 14 तारीख को वो चला गया, जिसमें भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ये बड़ी खबर है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल इसी अगस्त के महीने में 16 अगस्त को एक उनका यांग वांग 5 जो है वो जहाज था, वो स्पाई एंड रिकनेंस के का जहाज था। वो सैटेलाइट और वो क्या क्या उसको ट्रैकिंग करता था। वो जहाज आके हबनटोटा पोर्ट पे 7 दिन के लिए रुका था, जिसके लिए हिंदुस्तान में बवाल मच गया था। मोदी मीडिया ने तो मतलब अब बोलते बोलते जो है वो आवाज जो है लगता था कि वो स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे, अपनी आवाज उठाते उठाते कि चीन ने ये कर दिया और चीन ने वो कर दिया और भारत ने ये कह दिया और भारत ये खिलाफ है, भारत वो खिलाफ है। लेकिन फिर भी वो जो उनके प्रोटोकॉल से उस प्रोटोकॉल पे वो आए, 7 दिन रहे और चले गए। अब यहाँ पे जो ये है कि ये जो शिप है वो जो आकर के चला गया, ये इसके लिए भारत ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया? तो अभी रनिल विक्रमसिंघे जो प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां के, वो आए थे और मोदी सरकार से और मोदी साहब से खुद उनकी बातचीत हुई होगी और उन्होंने उनको ब्रीफ कर दिया होगा। और उन्होंने जो बाद में बाहर में स्टेटमेंट आया कि मुझे भारत के कंसर्न का अच्छी तरह से एहसास है, तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, श्रीलंका कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिससे भारत की कोई इंटरेस्ट को कोई परेशानी हो। तो यही अंडरस्टैंडिंग है इंडिया और भारत की। अब इसके साथ साथ एक खबर और आ रही है, वो ये है कि नवंबर के महीने में जो एक और शिप आ रही है, वो नाम उसका नहीं है, वो 6 उसके आगे लगा हुआ है, वो उसी तरह की जहाज है जो पिछले साल आई थी हबनटोटा पोर्ट पे। तो अभी वो साउथ चाइना सी पे वो कमीशन है, चाइना की शिप। वो 4000 टन का शिप है और उसके अंदर पूरा रिसर्च, मतलब उसके पास ऐसे ऐसे गैजेट, सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स है कि वो अगर हबनटोटा पोर्ट पे आके लग जाएगी तो पूरा तमिलनाडु कोस्ट जो है, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, वो उसके रडार में होगा और उसके स्क्रीन पर होगा कि कहाँ पकड़ा चल रहा है, कहाँ भैंस चल रही है, कहाँ जो है आदमी चल रहा है, कहाँ गाड़ी चल रही है, कहाँ खेती हो रही, ये सारे उसके स्क्रीन पे होगा। और ये ना के साथ साथ जो अंडमान एंड निकोबार में जो इंडिया की नेवल फैसिलिटी है, उसको भी वो देख सकता है अपने शिप पे बैठा बैठा। तो ये तो मेजर कंसर्न है इंडिया का। लेकिन क्योंकि हबनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने 99 साल के लीज पे दे दिया है, तो अब श्रीलंका कुछ नहीं कर सकता। वहां पे चाइना जो है जमीन भी खरीद ली है पोर्ट के साथ साथ, बाकायदा लैंड परचेज कर दिया है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। और अब वो जो जगह है, जो लैंड है, वो श्रीलंका के भले ही टेरिटरी के अंदर हो, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो चाइना की है। तो अब वहां पे जो बात चल रही है, जो इंटरनेशनल कंसर्न है, अमेरिका कंसर्न है और सारे इंडिया कंसर्न है, फिर वो तो एक संकेत दे रहा है कि अब ये नेवल बेस बनने वाला है श्रीलंका का। और इस नेवल बेस से श्रीलंका में बैठ के वो जो है पूरे इंडियन ओशन पे नजर रख सकते हैं, इंडिया पे नजर रख सकते हैं, अंडमान निकोबार पे नजर रख सकते हैं। अब इंडिया जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, अमेरिका भी प्रोटेस्ट कर रहा है। और अमेरिका का मैं आपको बता दूं कि वो बांग्लादेश में एक नेवल बेस ढूंढ रहा है, जिसकी हम लोगों ने पहले प्रोग्राम में चर्चा कर ली थी। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब वो जो नया जो शिप है, ये तो आके चला गया, 2 ही दिन वहां रुका था। अब उनकी अपनी जरूरत थी, उन्होंने कहा ये तो प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेशनल जो है वो तरीका होता है कि अगर एक बंदरगाह से चलता है तो दूसरे बंदरगाह पे जाके रुकता है, वहां से रसद लेता है, पानी लेता है, खाने लेता है, अपनी फ्यूल लेता है और फिर दूसरे पोर्ट पे वो चल जाता है। ये 2 दिन रहने के बाद ये शिप जो है जा चुकी थी। अब ये नई शिप का इंतजार कीजिए नवंबर में, तो फिर बिल्डअप होगा
और अभी ये साउथ चाइना सी में जो है ये डॉक है, जो साउथ चाइना सी का जो कंटेंट मतलब जो वहां पे जो क्लास चल रही है, तो उसके लिए जो है वो वहां डॉक किया हुआ है, वहां से वो चलेगा तो फिर आके रुकेगा तो फिर खबर बनेगी। सैयद अली मुश्तबा साहब, एक पिछले दिनों अमेरिका के मीडिया में एक बात सामने आई जिसमें ये शक जाहिर किया जाने लगा अमेरिका की तरफ से कि अगर चीन और भारत एक साथ आ जाएं तो फिर अमेरिका के लिए वहां क्या बचेगा। क्या हमारे प्रधानमंत्री चीन के खिलाफ कभी बयान नहीं देते? श्रीलंका में उनका जहाज आया, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कही गई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ा जाए तो चीन और भारत कहीं एक साथ अमेरिका के इंटरेस्ट के बरखिलाफ कहीं इकट्ठे भी हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो देखिए, चीनी हिंदी भाई भाई का जो नारा जो नेहरू जी ने लगाया था वो 1955 की बात थी, और 1962 के बाद से तो अब हिंदी चीनी भाई भाई है ही नहीं है, और अब गलवान के बाद जो है वो और भी नहीं है। तो अब इंडिया और चाइना जो है एक पेज पे कभी नहीं आ सकते हैं, ये तो तय है। अब आएंगे एक जनरेशन के बाद आएंगे या नहीं आएंगे वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज के डेट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया और चाइना जो है, जबकि चाइना कहता आ रहा इंडिया को चाइना कहता आ रहा है कि आप हमसे ज्यादा नजदीक हैं फिजिकली, ना कि अमेरिका से, तो आप जो चीजें हैं वो हमसे आप मतलब एक तरह से आप समझौता कर लीजिए या उसको कर लीजिए और पीस की तरफ जो है जाइए, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाइए। लेकिन इंडिया जो है वो क्या देखता है, अपना क्या नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया समझता है कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट से इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट जुटा हुआ है। तो ये जो मुअम्मा है ये इंडिया और चाइना जो है वो, क्योंकि हर टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं यहाँ के, वो एकदम बिल्कुल कॉन्फ्रंट्रेशन की बात करते हैं और कभी भी रिकंसिलिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो है, जो आपका सवाल है कि इंडिया और चाइना एक पेज पे आ जाएंगे, तो वो जमाना नेहरू जी का था। इंडिया और मतलब हिंदी चीनी भाई भाई, और यहाँ से डॉक्टर जा रहे हैं वहां के पोलियो के और काला आजार के लोगों को देखने। एक फिल्म भी आई थी वो की अमर कथा, वो एक क्या था वहाँ चाइना के विलेजेस में, डॉक्टर चिटनिस थे। वो एक बहुत फेमस फिल्म थी बम्बई की बॉलीवुड फिल्म थी, जिसमें वो हिंदी चीनी का बात कर रहे थे कि यहाँ के डॉक्टर जो है वो जा करके चाइना में मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो वो तो स्टोरी खत्म हो गई जी। अच्छा, हमने शुरू में वादा किया था अपने ऑडियंस से कि वो भारत जो है वो चीन की कोई इंस्टीट्यूट है उसके साथ जो भारत की कुछ यूनिवर्सिटियों की कोई एमओयू साइन हुआ है उस पर रिव्यू करेंगे। अगर उसके बारे में मुख्तसर कुछ बता सकें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। जी, इसको बताने के लिए, कंफ्यूशनिज्म है, एक आइडियोलॉजी है, वो चाइना की खास है, और वो मतलब ये है कि बीसी में 5th सेंचुरी बीसी से चली आ रही है। अब हर जगह, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक विशाल देश है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां भी तो जैसे यहाँ भी बहुत तरह के आइडियोलॉजी है, द्वैत है, अद्वैत है, और मतलब बहुत सारी आइडियोलॉजी है यहाँ पे, जिसका कोई मतलब न्यूमरस, मतलब उसका कोई काउंट नहीं। तो वहां ये भी एक आइडियोलॉजी है जो कि कंफ्यूशनिज्म है, जो कि एक रिलीजन की हद तक, क्योंकि वो कम्युनिस्ट स्टेट है चाइना, तो वहां पे जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, उसकी कोई जगह नहीं है वहां पे। लेकिन इस तरह के आइडियोलॉजिकल जो उनके बेस है वो है। और वहां पे ये कंफ्यूशनिज्म जो है ये मोरल प्रीचिंग है। वो हमारे कबीर दास और इसी तरह के जो लोग हैं, मतलब नानक और इस तरह के, उसी तरह की कोई चीज है, एक आइडियोलॉजी है। और इसमें इन्होंने जो इनकी ये आइडियोलॉजी है, इसमें उन्होंने एक किताब लिखी है जो उनके प्रीस्ट थे कन्फ्यूजन, तो उन्होंने उसको ये कन्फ्यूशनिज्म कहते हैं। इसमें रोल ऑफ किंग है, रोल ऑफ हेड ऑफ द फैमिली है, रोल ऑफ द सोसाइटी है, रोल ऑफ द कल्चर है, किससे आप कैसे मिलेंगे, किससे कैसे बात करेंगे, और सब अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं वो सब की एक फलसफा है। और इसमें एक लाइन में शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो आप अपने अगेंस्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस चीज को, वो आप दूसरे के ऊपर मत कीजिए, दूसरे के ऊपर आप मत कीजिए। तो ये एक लाइन में उसकी समरी है। अब इसको जो है जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल अफेयर है,
जो तो उसी तरह से चाइना का भी कल्चरल अफेयर है, तो वहाँ के उनके जो कल्चरल हाउस है उसमें इनकी पढ़ाई जाती है और उनको बताया जाता है दूसरे कंट्री में, और बहुत इंटरेस्ट भी उसमें होता है। बहुत से लोग जाते हैं सीखने के लिए कि क्या है। अब इसमें अमेरिका को आपत्ति है इसकी। उसने कहा कि ये स्पाइंग मिशन है इनकी, और ये यहाँ ला करके वो अपने इसको स्पाई करा रहे हैं हमारे से। अब क्या हुआ, जो खबर है कि कई यूनिवर्सिटीज जो हैं, करीब 24 या 25 यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है। वहां के कंफ्यूजन इंस्टीट्यूट है, वहां बहुत सारे इंस्टीट्यूट, तो जैसे नेशनल टाई अप के लिए जो है, इंटरनेशनल टाई अप के लिए यूजीसी ने इजाजत दी हुई है। तो यूजीसी के मतलब इजाजत से सेपरेटली, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हमारे तमिलनाडु में वो वीआईटी है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलकत्ता में, वो पूरे हिंदुस्तान के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है उन्होंने एमओयू साइन कर लिया चाइना के इंस्टीट्यूट से। अब हमारे जो विदेश मंत्रालय है और जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है कि हम इसकी रिव्यू करना चाहते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी को और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्या ये कोई हार्म पहुंचाएगा। तो यही खबर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए, और साउथ एशिया पर जो बहुत ही बारीकी से आप सभी खबरों को बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। इससे हमारे दर्शकों को ये अंदाज भी होता है कि भारत की अपनी जो स्थिति है और उसके आसपास क्या कुछ हो रहा है, उसका भारत पे क्या असर पड़ने वाला है, वो भी समझना आसान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा वो अपने कमेंट्स में जरूर आप लिखें, ताकि हमें भी अंदाज हो कि आपको इस प्रोग्राम से कितना यानी उससे फायदा हो रहा है, आप उसको यूजफुल समझ रहे हैं, क्या कुछ है, आप अपनी राय जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।